नमस्कार, कृषि नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं आशीष मिश्रा, कृषि नेटवर्क का संस्थापक, और आज हम डिस्कस करेंगे खेती संबंधित जो नए 3 बिल आए हैं उस पे जो किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्दा क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ बिल लाए गए थे, किसानों को उनमें क्या समस्याएं दिखाई दी और अब सरकार उसको कैसे हल करने का रास्ता बता रही है। तो 3 बिल हैं। नंबर 1, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके तहत एक जो एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग माने कुछ भी खेती संबंधित सामान को जमा करने पे जो लिमिट्स होती थी उन लिमिट्स को रिलैक्स किया गया है। कारण था कि भारत देश में एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग की बहुत कमी थी। जितनी हमारी वेयर हाउसिंग कैपेसिटी है, हम उससे 70% एक्स्ट्रा ग्रेन पैदा करते हैं, और एग्री वेयर हाउसिंग में निजी निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत महसूस होती थी। इसमें सबसे बड़ी बाधा होती थी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो एक लिमिट लगाता था कि कोई भी व्यापारी एक लिमिट से ज़्यादा अनाज या कोई भी वस्तु एग्री प्रोड्यूस एक लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। उन लिमिट्स के कारण कभी प्राइवेट सेक्टर इस एरिया में आने के लिए तत्पर नहीं था। अब वो लिमिट्स हटा दी गई हैं और ऐसी उम्मीद है कि एग्री वेयर हाउसिंग में इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 2 था एपीएमसी अबॉलिशमेंट एक्ट। एक तरीके से जो एपीएमसी की व्यवस्था थी, बिल का नाम तो कुछ और है, इट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, बट मुख्यतः जो किसान के ऊपर पहले एक लिमिट थी कि वो आसपास की मंडियों में रजिस्टर्ड मंडी बायर को ही सामान बेच सकता है, इस लिमिट को हटा दिया गया। और साथ ही साथ भारत सरकार ने एक ट्रेड एरिया नाम की चीज़ डिफाइन की, जो कि एपीएमसी कोल्ड स्टोरेज, जो कि एपीएमसी रजिस्टर्ड संस्थाएं थीं, जो एपीएमसी रजिस्टर्ड जगह थीं, उनके अलावा किसी भी जगह को, किसी भी प्राइवेट मार्केट प्लेस को ट्रेड एरिया कहा गया और उसमें ज़ीरो टैक्स लगने की बात कही गई। किसानों को इससे किसानों की मुख्य समस्या जो है वो इस प्रावधान से है। उनका मानना है कि यदि एपीएमसी में टैक्स लगेगा और प्राइवेट मार्केट प्लेस में टैक्स नहीं लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी प्राइवेट मार्केट प्लेस की तरफ जाएंगे और आगे चल के एपीएमसी कमज़ोर होंगी, वहाँ व्यापारी काम नहीं करना चाहेंगे। एपीएमसी कमज़ोर होंगी तो साथ में असर पड़ेगा एमएसपी पे होने वाली खरीद पे। आज किसान के लिए एक तय जगह होती है कि वो उसे अपना सामान बेचना होता है तो वो एक मंडी जाता है, वो आसपास की कुछ मंडियां, उन मंडियों में जाता है। आगे चल के उनका मानना है कि ये व्यवस्था जब डाइल्यूट होगी तो उनके बायर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इससे किसानों की समस्याएं बढ़ेंगी रादर देन घटने के। ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, विवेक संगत नहीं लगता है, लेकिन वो अपना हो सकता है लाभ की जगह हानि कर बैठे। ये एक आशंका जताई गई है और उसमें किसी हद तक सच्चाई है कि इस बिल से एपीएमसी कमज़ोर होने की संभावना है। यह मुद्दा किसान यूनियनों ने उठाया और सरकार ने इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया है। सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें जो कर एपीएमसी मंडीज में लगता है, सिमिलर स्ट्रक्चर प्राइवेट मार्केट प्लेसेस पे भी लगा सकती हैं। इससे किसानों की सबसे बड़ा कंसर्न जो था उसे हल करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो तीसरा बिल था वो था प्राइस एश्योरेंस के अराउंड, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। इस बिल में किसानों ने बहुत सारी समस्याएं बताई थी। सबसे पहली समस्या थी कि बिल कहता था कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के केस में किसान एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में अगर उसे संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ डिसीजन को चैलेंज कर सकता है, और इसके आगे की कोई भी न्यायिक प्रक्रिया बताई नहीं गई थी बिल में। किसानों का कहना है कि अगर वो किसी भी मजिस्ट्रेट के फैसले से अगर खुश नहीं है तो उनके पास कोर्ट जाने की सुविधा होनी चाहिए।
सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा किसानों की मांग थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को उसका कोई पंजीयन होना चाहिए, उसका कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सरकारी संस्था में। इसकी कोई व्यवस्था नहीं बताई गई थी बिल में। अब केंद्र सरकार ने नए प्रपोजल में ये माना है कि राज्य सरकारों को ऐसे करार, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे एग्रीमेंट्स को रजिस्टर करने की एक व्यवस्था बनानी होगी, एक डिजिटल व्यवस्था बनानी होगी। और जब तक वो डिजिटल व्यवस्था नहीं बन पाती है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी 30 दिन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट होने के 30 दिन के अंदर स्पॉन्सर द्वारा एसडीएम के ऑफिस में जमा कराना लाजमी होगा। किसानों की एक सवाल था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान स्पॉन्सर ने खेत पे अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उस स्ट्रक्चर की ओनरशिप का क्या होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो किसान चाहते थे कि वो स्ट्रक्चर खुद से डेमोलिश करके जाए स्पॉन्सर। सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है और अगर वो डेमोलिश नहीं करेगा तो उसकी ओनरशिप किसान की होगी, ये भी सुनिश्चित किया है। इसके अलावा एक था कि स्पॉन्सर उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई लोन अवेल ना कर ले और उस लोन की जिम्मेदारी किसान पे ना आ जाए। तो इसके बारे में भी सरकार ने आश्वासन दिया है कि ऐसा एक स्पेसिफाई किया जाएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे स्पॉन्सर कोई लोन अवेल नहीं कर सकता। किसानों की एक और भ्रांति चल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते उनकी ज़मीन हड़पी जा सकती है या मजिस्ट्रेट किसी केस में एक ऐसी पेनल्टी भी लगा सकता है जिसमें उनकी ज़मीन की कुर्की हो जाए। तो सरकार ने इस पर पुरजोर आश्वासन दिया है, बहुत एम्फेसाइज करके कहा है कि किसी भी केस में किसान का एग्रीकल्चर लैंड अटैच नहीं किया जाएगा रिकवरी के लिए। तो किसी भी केस में किसान की ज़मीन, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़मीन और स्पॉन्सर का नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्री प्रोड्यूसर स्पॉन्सर का है। मंत्रियों ने ये भी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पॉन्सर पे तो बाइंडिंग है लेकिन किसान पे बाइंडिंग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक मूल्य तय हुआ कि 5 रुपए किलो स्पॉन्सर एक चीज़ खरीदेगा, लेकिन फसल जब कटी तब मान लीजिए रेट बढ़ गया, तो किसान कह सकता है कि मैं तुम्हें माल नहीं दूंगा 5 रुपए में, मैं बाहर बेचूंगा। और इस केस में किसान को जो भी उसने स्पॉन्सर से एडवांस लिया है बस वो चुकाना होगा बिना किसी ब्याज के और वो बाजार में बाहर बेच सकता है। लेकिन अगर रेट 5 रुपए से घट गया तो स्पॉन्सर मना नहीं कर सकता है कि मैं नहीं खरीदूंगा, उसे माल खरीदना है। उसे अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस रेट पे खरीदूंगा तो उसे माल खरीदना पड़ेगा। तो जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है वो किसानों के पक्ष में है, ऐसा भी पीयूष गोयल जी ने आश्वासन दिया। किसानों की कुछ स्टबल बर्निंग, पराली संबंधित कानून जो अभी आया था एक अध्यादेश, उससे भी समस्या थी कि उसके जो प्रावधान हैं वो बहुत सख्त हैं और इससे किसानों को तकलीफ हो रही है। उसके प्रावधान यहाँ तक के 3 साल की जेल और करोड़ों रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इस मामले में भी कृषि मंत्री ने उनकी मांगें मानी हैं और बोला है कि किसानों को इससे संबंधित छूट दी जाएगी। तो अब हम अगर इन तीनों बिलों को एक साथ देखें तो क्या इनके उद्देश्य नज़र आते हैं। एक है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, जिसका उद्देश्य था एग्री वेयर हाउसिंग में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर के लिए उसको अट्रैक्टिव बनाना। दूसरा बिल था जिसने ट्रेड को खोल दिया कि अब किसान कहीं भी किसी भी इंसान को अपना माल बेच सकता है। इससे क्या होगा कि किसान के पास आज केवल आसपास की मंडियों में कुछ रजिस्टर्ड बायर होते थे, अब उसे किसी भी जगह के किसी भी बायर के साथ वो ट्रेड कर सकता है। इससे ये भी होगा कि किसान नई फसलें उगा पाएगा जिसका खरीदार उसके क्षेत्र में नहीं था, लेकिन अब वो दूसरे राज्य या दूसरी दूर दराज की जगहों से उसका खरीदार ढूंढ सकता है और उगा के बेच सकता है। तीसरी चीज़ थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो एक प्राइस एश्योरेंस, बेसिकली भूमि उपज के माल के दाम के बारे में आश्वासन देने की विधि है। जो आज एमएसपी है, जो खाली कुछ सेलेक्ट क्रॉप्स पे अवेलेबल है, क्या वो ही
क्यों और कई सारी नकदी फसलों पे नहीं हो सकती, हो सकता है कई सारी इंडस्ट्री कुछ नकदी फसलों पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहेंगी और उन्हें पहले से अपफ्रंट प्राइस एश्योरेंस देंगी। तो ये एक तरीके से एमएसपी टाइप का ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, जहां पहले से एक रेट सेट है और किसान के लिए बाजार संबंधी जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। तो ये 3 बिल थे, 3 ऑब्जेक्टिव थे, उनमें कुछ कमियां निकली। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में तो किसानों ने कुछ ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया है, एपीएमसी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ कमियां निकली हैं। अच्छी बात यह है कि सरकार इस बार सुन रही है, सरकार ने किसानों के सारे पॉइंट सुने हैं और उन पर एक्शन लेने की कोशिश की है, एक अपना काउंटर प्रपोजल दिया है। हालांकि किसान संगठन अभी भी अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और वो सख्ती से इन तीनों बिलों को वापस लेने के ऊपर कायम है कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लिए जाएंगे वो अपना प्रोटेस्ट बंद नहीं करेंगे। आगे देखना है कहाँ ये प्रोटेस्ट कैसे आगे बढ़ते हैं, बट अच्छी बात है कि सरकार सुन रही है। अब मूलतः देखें कि किसान को आज जो एग्री प्रोड्यूस बिकता है तो वो बहुत ही बायर मार्केट है। बायर्स मार्केट माने खरीदार का मार्केट है। वो खरीदार, किसान खरीदार पर निर्भर होता है कि वो उसे क्या रेट दे दे। अगर इसे वास्तव में सप्लायर्स मार्केट बनाना है, अगर इस पूरी चीज़ को किसान फेवरिंग बनाना है, तो किसान को 2 चीज़ों की, 2 मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और वो उसे सरकार को मुहैया कराना पड़ेगा एट अफोर्डेबल रेट्स। चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड कराएं, चाहे वो सरकार प्रोवाइड कराए, बट सरकार को ये इंश्योर करना होगा कि वो किसानों के पास आसानी से अवेलेबल हो। वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 एग्री वेयर हाउसिंग, माने अपना माल रखने के लिए गोदाम। कोई भी फसल कटती है, कटने के तुरंत बाद किसान के पास उसे अच्छे से सुरक्षित रखना हर किसान के पास संभव नहीं होता है, उसे गोडाउन की ज़रूरत होती है। तो आवश्यक है कि सरकार इस तरीके की योजनाएं बनाए कि किसानों के पास वो सस्ते में वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो। नंबर 2 ज़रूरत है ट्रेड एरियाज़ की, मार्केट प्लेसेस की। जो आज मंडी एक ट्रेड एरिया है और उसकी किसान से एक दूरी होती है, वो ज़रूरी है। तो स्वामीनाथन आयोग कहता था कि हर 5 किलोमीटर में एक मंडी होनी चाहिए, हर किसान से 5 किलोमीटर के अंदर एक मंडी होनी चाहिए। वैसा करने के लिए भारत में 42,000 मंडियों की ज़रूरत थी और आज 7,000 मंडियाँ हैं। मंडियाँ, एपीएमसी मंडी और छोटे छोटे जो कलेक्शन सेंटर हैं, सब मिला के 7,000 हैं। तो इन दोनों एरियाज़ में बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, दैट इज़ एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग एंड मार्केट प्लेस डेवलपमेंट। सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों को निजी निवेश के लिए आकर्षक बनाने की कोशिश की है। देखना है ये रिफॉर्म्स कितने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और कितनी जल्दी निजी निवेश में और इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा होता अगर भारत सरकार इन बिलों के साथ, इन बिलों के स्पष्टीकरण में एटलीस्ट ई-नाम की भी बात करती। ई-नाम एक व्यवस्था थी जिससे एपीएमसी स्ट्रक्चर को और मजबूत करने की बात कही गई थी। ई-नाम एक व्यवस्था थी जिससे एपीएमसी स्ट्रक्चर्स के थ्रू नेशनल मार्केट बनाने की बात की गई थी। इन बिलों से ई-नाम से फोकस हटते हुए दिखता है। इन बिलों के बाद ई-नाम की कोई बात नहीं हो रही और उससे एक फोकस हटते हुए दिखता है। अच्छा होता कि अगर सरकार उसके बारे में भी अपनी योजनाएं बताती, उसके बारे में भी कितना फोकस करने वाली है उसके बारे में बात करती। ये अच्छी बात है कि आज सरकार एग्रीकल्चर, वेयर हाउसिंग और मार्केट प्लेस डेवलपमेंट जैसे 2 मुख्य मुद्दों में निजी निवेश खोज रही है। ये सही डायरेक्शन में एक कदम है, लेकिन ये दोनों ही क्षेत्र भारत के एक बहुत बड़े कमज़ोर वर्ग जो कि हैं किसान, उनको अफेक्ट करने वाले हैं और इसे सरकार पूरी तरह से खुला नहीं छोड़ सकती। सरकार को इन दोनों ही क्षेत्रों को रेगुलेट करना पड़ेगा। ये कह देना कि एक प्राइवेट मंडी में क्या टैक्स स्ट्रक्चर होगा उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, या वहाँ कैसे ट्रेड होगा उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। ऐसा सिस्टम भारत में चल पाना आज की डेट में मुश्किल है। एग्री वेयर हाउसिंग, जहाँ 1 लाख करोड़ का एक फंड भी बनाया गया है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है कोविड-19 रिलीफ पैकेज के तहत, वो पैसा कैसे डिप्लॉय होता है ये भी देखना है। और ज़रूरत है कि वहाँ भी गवर्नमेंट ना सिर्फ ये बोल दे कि अच्छा हमने एग्री वेयर हाउसिंग को ओपन कर दिया, वहाँ भी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अपनी एक ओवरसाइट रखे। ओवरसाइट रखने का मतलब ये है, अभिप्राय है कि
किसान जब भी अपना माल बेच रहा है तो वो माल कितने में खरीदा गया, क्या वो ट्रेड फेयर था, क्या किसान को लूटा गया, ये सरकार को मॉनिटर करना पड़ेगा। सरकार ट्रेड में पार्टिसिपेट भले ना करे, बट सरकार को ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ेगा। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से एक मांग रखना चाहूँगा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसके तहत किसान से की गई हर खरीद को सरकारी सिस्टम में डॉक्यूमेंट करना लाजमी हो, और जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी किसान से खरीदी वाला ट्रांजैक्शन अगर उस सिस्टम में लॉग ना हो तो वो ट्रांजैक्शन इलीगल हो, बायर प्रोसिक्यूट हो सके। इससे एक व्यवस्था बनेगी कि किसान को कब उसके माल का, कितने किलो का क्या रेट मिल रहा है, ये सरकार ट्रैक कर पाएगी। आगे चल के हम एक कमीशन बना सकते हैं, एक कमीशन बन सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वेयर हाउसिंग एंड मार्केटिंग कमीशन मान लीजिए उसका नाम हो, जिसका मुख्य कार्य हो इन दो चीज़ों को ट्रैक करना कि कब एग्री वेयर हाउसिंग का किसान से कितना पैसा चार्ज किया जा रहा है, और दूसरा मार्केटिंग कि जब किसान से वस्तु खरीदी जा रही है तो किसान को क्या प्राइस दिया जा रहा है। ये संस्था एमएसपी बेस्ड रेट्स, एक रेट निकाल सकती है किसी भी समय, किसी अमुक जगह पे जो एक ट्रेड हुआ किसी कमोडिटी का, क्या वो सही था या नहीं था, इससे डिसाइड किया जा सकता है। उस जगह और उस समय के लिए एक उस कमोडिटी का प्राइस निर्धारित किया जाए बेस्ड ऑन एमएसपी, या फिर आसपास के जो कंज्यूमर मार्केट है उसके हिसाब से कि टमाटर का आपने किसान को 2 रुपये किलो दिया लेकिन मंडी में 20 रुपये किलो बिक रहा था आसपास की, तो ये जो गैप है उस 20 रुपये के बेसिस पे किसान को क्या मिलना है, एक मूल्य निर्धारित हो, और उससे नीचे अगर किसान को पेमेंट हुआ है तो उसे इलीगल कहा जाए। मूल भावना यह है कि किसान के हितों का संरक्षण सरकार को करना पड़ेगा। फ्री मार्केट बोल के सरकार ये नहीं कर सकती है कि सब कुछ फ्री मार्केट के हिसाब से चलेगा और अब हमें कुछ नहीं देखने की ज़रूरत, हम इधर नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को देखना पड़ेगा, सरकार को संरक्षण करना पड़ेगा, और सरकार को हर जगह किसान का हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिफॉर्म्स की डायरेक्शन सही है, अच्छी बात है कि सरकार सुन भी रही है। एक प्रजातांत्रिक, एक लोकतांत्रिक सिस्टम में ऐसा ही होना भी चाहिए कि जनता अपनी बात रख के अपनी बात मनवा सके। सरकार सुन रही है, अच्छी बात है। मुझे लगता है एग्री वेयर हाउसिंग में रेगुलेशन और प्राइवेट मार्केट प्लेस में रेगुलेशंस को और ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत है। यदि आप लोगों को लगता है मैंने कोई पॉइंट डिस्कस करने से मिस कर दिया है तो कृपया कमेंट्स में बताएं और हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। धन्यवाद।